हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू में। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में थी पिछले 1 साल के आसपास। और ये आरएस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। मेंस का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और ऐसे भी ये आरएस का रिवीजन सीरीज है, एकदम लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज है। तो अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहें तो बस स्लाइड्स के भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा। बस जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी उतना आपको नहीं मिलेगा, बट आई एम गेसिंग कि अगर आप ऑलरेडी ये अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उतना आपने प्रिपेयर कर भी लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पार्क की। देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आजकल अगर अपनी सोसाइटी में आप देखोगे, अगर मैं इसको बोलूं कि मेंस के पर्सपेक्टिव से अभी कोई अगर आपको कोई आंसर लिखना होता तो मैं जरूर बोलती कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का जरूर मेंशन करना। क्यों? क्योंकि आज अगर आप देखोगे हमारी सोसाइटी में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो रीजनलिज्म की हो, चाहे वो कम्युनलिज्म की हो, चाहे वो आप देखोगे लिंग्विस्टिक जो सोसाइटी में डिवाइड हो रहा है, चाहे डिमांड हो बेसिकली स्टेट्स को बाइफरकेट करने की, मर्ज करने की, जो भी है, जितने भी इश्यूज दिख रहे हैं आपको, मतलब लोगों के बीच में, लोगों और सरकार के बीच में, सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के जो रियल वैल्यूज हैं वो अपने अंदर इम्बाइब नहीं कर पाए हैं। हम अपने राइट्स को तो लेना चाहते हैं लेकिन अपनी ड्यूटीज निभाना नहीं चाहते। आप ही बताओ, हम वायलेंस करते हैं, मतलब हम इन द सेंस कि लोग वायलेंस करते हैं, फिर आप देखोगे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। हम बोलते हैं हमारा राइट है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी भी तो है कि आपको अब्जॉर करना है वायलेंस, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो बैलेंस है ना राइट्स और ड्यूटीज का, फिर ये तो हो गया इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। वैसे ही आप देखोगे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी होते हैं जो स्टेट को गाइड करते हैं कि स्टेट के क्या ड्यूटीज हैं उसके सिटीजन्स के प्रति, कि स्टेट्स को क्या करना चाहिए, कि स्टेट को यानी सरकार को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड हम आज तक नहीं ला पाए। आज तक आप देखोगे महिलाओं के जो अधिकार है रिलीजन वाइज बदलते हैं। भाई मुस्लिम वुमेन के अधिकार अलग है, हिंदू वुमेन के अधिकार अलग है। अब इस पे ना प्लीज रिलीजियस डिबेट मत शुरू कर देना, क्योंकि दैट इज एक्चुअली ट्रू। बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं जो आप देखोगे रिलीजियस एंगल से देखे जाते हैं। तो अब यहाँ पे टसल आता है रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आई थिंक यूपीएससी ने लास्ट ईयर मेंस में पूछा था, है ना, कि रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसे टसल्स को सॉल्व तभी किया जा सकता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट का मेंस के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंस होगा कि जब आप लोगों में प्रियम्बल के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, डीपीएसपीज के बारे में जागरूकता फैलाओगे, उनमें अवेयरनेस लाओगे कि भाई आप ये कर सकते हो, आपको ये अधिकार दिए गए हैं, आपके ये ड्यूटीज हैं आपके स्टेट के प्रति, तब आप देखोगे सोसाइटी को भी एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं, ठीक है। अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये जानना जरूरी है कि ये पार्क कहाँ पे है। तो ये पार्क उदयपुर में, जो अपनी मोहनलाल सुखदिया यूनिवर्सिटी है, वहां पे है। अब देखो, मोहनलाल सुखदिया जी कौन थे? ये अपने राजस्थान के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे। आई थिंक 17 ईयर्स शायद इनका कार्यकाल रहा था, अंटिल इमरजेंसी केम अराउंड आई थिंक इन 1967, और उसके बाद भी वो 5 साल के लिए फिर से बने थे 1971 तक, ठीक है। अब क्योंकि इमरजेंसी की बात करिए तो हमें पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि राजस्थान में 4 बार आप देखोगे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगी है। प्रेसिडेंट इमरजेंसी वही इमरजेंसी जो हम आर्टिकल 356 या 365 के अंदर लगाते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट लगाता है, गवर्नर के रिकमेंडेशन हो तो बढ़िया है, नहीं हो तो भी वो लगा सकता है। जनरली इसके 2 ग्राउंड्स होते हैं। पहला, या तो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जो है वो ब्रेक हो चुकी है आपके स्टेट्स में और ऐसा लगता है कि स्टेट अभी प्रॉपर्ली गवर्न नहीं कर पाएगी, और दूसरा होता है कि जनरली जब आप सेंटर की बात मानने से मना कर देते हो, क्योंकि सेंटर का काम ही यही है कि स्टेट्स को डायरेक्ट करे, इंश्योर करे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। तो अगर ऐसा नहीं करती स्टेट तो भी प्रेसिडेंट की इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। ये वही है जिसको हम प्रेसिडेंट इमरजेंसी, या फिर आप देखोगे सिर्फ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे संविधान में मेंशन्ड है, ओके। तो यहाँ पे याद रखना, राजस्थान में 4 बार लगाई गई है, 1967, 1977, 1980 और 1992, ठीक है। आई थिंक लॉन्गेस्ट वाली जो थी वो 1992 वाली थी, शायद 1 साल की इमरजेंसी जो थी, ठीक है। और ओके, तो ये तो आपको पता लग गया। अब है ना, इसमें एक कैच ये है कि 1977 में जो इमरजेंसी आई थी उसके बाद याद रखना पहली बार ऐसा हुआ था कि राजस्थान में कांग्रेस के अलावा कोई सरकार आई थी, वो थी बीजेपी की सरकार, जिसको हम लोग जनता पार्टी बोलते थे तब। तो 1977 में आप देखोगे भैरों सिंह शेखावत जी जो थे वो पहली बार अपने चीफ मिनिस्टर बन के आए थे, और उसके बाद दोबारा भी बनते हैं। कब बनते हैं बताओ बताओ, कब बनते हैं? ठीक है, ये आप मुझे बताने वाले हो कि वो कब बनते हैं। तो एक 1992 के बाद कभी बनेंगे, अब आप ये मुझे बताने वाले हो कि वो कब बनते हैं, ठीक है। और भैरव सिंह शेखावत जी क्यों फेमस है? अब तो राजस्थान के सब पर्सपेक्टिव से तो है ही, लेकिन उन्होंने नेशनल लेवल पे कौन सी पोस्ट होल्ड करी थी ये भी आप मुझे बताने वाले हो, ठीक है। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे प्रीलिम्स का भी देख लिया।
फिर हम चलते हैं सेकंड चीज की तरफ, जो है अपना ऑर्गन डोनर पार्क एट जयपुर। ठीक है, ये भी एक्चुअली काफी न्यूज में भी था, अगर कोई जयपुर में रहता है तो उन्होंने देखा भी होगा। मैं देख के आई थी इसको, काफी ब्यूटीफुल पार्क है। देखो, ऐसे जब आप पार्क बनाते हो ना ऑर्गन डोनर पार्क की, क्यों है ये? इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके ऑर्गन डोनेशन की। देखो, अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली ये एक्ट बोल सकते हो कि नेचुरल ऑर्डर है कि जब कोई बंदा बॉर्न होता है तो उसको मरना भी पड़ता है ना। और मरने के बाद आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जिनकी बहुत लोगों को सख्त जरूरत होती है। आपने देखा होगा कितनी सारी वेब सीरीज भी आ चुकी है इस पे, है ना। अच्छा, वो कौन सी वेब सीरीज थी जिसके अंदर उसका जो फादर होता है वो क्रिमिनल एक्टिविटी करता है बिकॉज अपनी बेटी को बचाना चाहता है? काफी फेमस वेब सीरीज थी, आई थिंक माधवन जी थे उसके अंदर। तो आप मुझे जरूर बताना कि ये कौन सी वेब सीरीज थी, ठीक है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है नेटफ्लिक्स पे। तो नेटफ्लिक्स पे थी या अमेज़न प्राइम पे थी, ये भी बता देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो ऑर्गन डोनर पार्क है, ये बस अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, और ये कहाँ पे बनाया गया है? सेंट्रल पार्क जयपुर में, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आएगी कि अपना ऑर्गन डोनेशन डे कब होता है? तो वो होता है November 27, ठीक है। और ये याद रखना कि इंडिया में ऑर्गन डोनेशन बहुत 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 कम है। हमारे यहाँ पता है लोग ना रैशनैलिटी से ज्यादा रिलीजियस व्यूज पे बिलोंग करते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत डिफरेंट होती है रिलीजियोसिटी से, ठीक है, ये याद रखना। कभी अगर कोई डिबेट भी हो ना, तो रिलीजियस को स्पिरिचुअलिटी से इक्वेट मत करना। स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना, वो एक स्टेप अबव है आपके रिलीजियोसिटी से, ठीक है। वो आपके सिर्फ रिलीजियस व्यूज को नहीं देखता, स्पिरिचुअलिटी में अपनी बॉडी, अपने सोल, अपने माइंड और अपनी साइंटिफिक व्यूज को भी कंसिडर करते हो, ठीक है। इसलिए योगा जो है वो रिलीजियस नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाने का रास्ता होता है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात होती है। आपसे डिबेट वगैरह करने में, इंटरव्यू में काफी मजा आता है, क्योंकि सामने वाले को लगता है कि आपको काफी नॉलेज है, एंड इट क्रिएट्स अ गुड ऑरा अराउंड यू, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू में मार्क्स सिर्फ गलत तरीके से लाए जाते हैं, अच्छे तरीके से भी लाए जाते हैं। अगर आपका पर्सनालिटी अच्छा हो, आपका बात करने का तरीका अच्छा हो, तो ये सब चीजों पर थोड़ा सा वर्क करें तो इंटरव्यू में जरूर सक्सेस मिलेगी। बाकी यहाँ पे बस ऑर्गन डोनेशन के बारे में पता होना चाहिए। कहाँ पे पार्क बना है? जयपुर, ठीक है। और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बना है वो उदयपुर, ठीक है। इतना भी याद हुआ तो भी अपना काम चल जाएगा। फिर आप देखोगे हमारा लॉन्गेस्ट वाटर टनल। अभी जो वाटर टनल है ना, ये एक्चुअली 8.75 किलोमीटर का है, ठीक है। और ये हम कोटा बारह वाला जो एरिया होता है अपना, ये हड़ौती प्लाटो वाला जो एरिया होता है, राजस्थान का मैप तो मुझे पता है, आपको पता ही होगा। तो जो मैं बनाती हूँ ना जनरली, वो ऐसा ही बनाती हूँ, ठीक है। और ये एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आती हूँ ताकि उनको भी पता लग जाए कि भाई ये हड़ौती वाले प्लाटो की बात कर रही हूँ, ये मैं मेवाड़ रीजन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जोधपुर वाला रीजन आ जाएगा, मारवाड़ वाला, यहाँ पे शेखावटी रीजन आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे धुंधार रीजन जयपुर वाला आ जाएगा। तो मोटे मोटे रीजन हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो हड़ौती प्लाटो वाला रीजन है, कोटा, बूंदी, बारान, झालावाड़, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अपना लॉन्गेस्ट वाटर टनल बन रहा है 8.75 किलोमीटर का। अब देखो, वाटर टनल जो होता है ना, वो टनल का क्या काम होगा? उसमें से पानी बहेगा। पानी क्यों बहाओगे भाई? लोगों तक पहुंचाना होगा, या तो पीने के लिए, या ड्रिंकिंग वाटर के लिए, या इरिगेशन के लिए, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा? डैम से बेसिकली कनेक्ट करके लोगों तक पानी पहुंचाएगा। इतना ही काम का है, और कुछ काम का नहीं है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कोटा में ही एक एक्चुअली ऑक्सीजोन बनाया जा रहा है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजोन है क्या? बेसिकली ऑक्सीजन गिविंग जोन, इसको मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, आप भी इसको ऐसे याद कर लो, ऑक्सीजन गिविंग जोन, जहां से बहुत सारा ऑक्सीजन मिलेगा। अब ऑक्सीजन पूरे प्लैनेट में, याद रखना, एक ही चीज प्रोड्यूस करती है, वो होते हैं आपके प्लांट्स। अब चाहे वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो जो आपके लैंड पे मिलते हैं, या आपके मरीन प्लांट्स हो जो आपके सी में मिलते हैं, डजंट मैटर, पर प्लांट्स ही ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं जहां से आपको ऑक्सीजन मिल सकता है। तो ऑक्सीजन को वाइजली यूज करो, ठीक है। योगा करना शुरू कर दो। तो ऑक्सीजन जोन जो होता है, ये ऑक्सीजोन जो है, जहां पे हम 15,000 से ज्यादा पेड़ प्लांट करने वाले हैं। बेसिकली वही है कि कोटा में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, या वहां पे हवा को स्वच्छ करना है, एयर पोल्यूशन बेटर करना है, लोगों की हेल्थ इंप्रूव करनी है। अब एक से एक चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है। यही आपके मेंस की क्राइटेरिया होती है कि कैसे आप मेंस में अच्छे आंसर लाओगे। एक पॉइंट लिखो। अब सपोज आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन लिखो, फिर बताओ कि पेड़ प्लांट करेंगे, पेड़ प्लांट करेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन मिलेगा तो एयर का क्वालिटी बेटर होगा, एयर का क्वालिटी बेटर होगा तो एयर का पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। अब एयर का पोल्यूशन कम होगा और क्वालिटी बेटर होगा तो लोगों की जो लाइफ है, उनकी जो हेल्थ है, वो इंप्रूव होगी। जब हेल्थ इंप्रूव होगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। समझ में आ रहा है? ये देखो, एक पॉइंट से शुरू किया और 10-12 पॉइंट लिख दिए, ठीक है। बस हमें यही क्या बोल सकते हो, स्किल डेवलप करनी है ताकि हम मेंस में भी अच्छा कर सके। ओके। फिर आप देखोगे अब चंबल रिवर है। अब चंबल रिवर तो आप सबको पता ही होगा कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मऊ प्लाटो से ओरिजिनेट होती है ये, ठीक है, ये एमपी वाले रीजन से। फिर आप देखोगे कि ये अपने यहाँ से गुजरते हुए, हड़ौती प्लाटो जो है ये वाले रीजन से गुजरते हुए आपके धौलपुर, भरतपुर, ये वाला जो रीजन होता है, ठीक है, यहाँ से गुजरते हुए फिर आप देखोगे ये यूपी में जाके यमुना से मिल जाती है, करेक्ट है। चंबल आपको पता होना चाहिए कि ट्राई स्टेट रिवर है, एमपी,
यूपी और राजस्थान तीनों में फ्लो करती है। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंबल पे अभी एक बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने की बात करी गई है। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेसवे बन गया तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी कोटा से आपको एमपी तक की। ठीक है, एक्चुअली हाँ वहां तक की। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कि चंबल पे बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, है ना। तो ये तो हमें पता ही होगा, कोई कोटा बैरेज हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे गांधी सागर हो जाएगा, गांधी सागर एमपी में हो जाएगा। ठीक है, तो कोटा बैरेज हो जाएगा, राणा प्रताप सागर हो जाएगा, तो ऐसे करके हो जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि रावण भट्टा या रावण भाटा जिसको आप बोलते हो, ये हमारे यहाँ पे एक रावत भट्टा एक न्यूक्लियर प्लांट है हमारे यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियर प्लांट कौन सी रिवर पे बना है? ठीक है, ये आप मुझे बताने वाले हो। वैसे हिंट तो मिल ही गई होगी, बट फिर भी एक बार बता दो मेरी खुशी के लिए। ठीक है, तो रावत भट्टा प्लांट न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पे है, ये आप मुझे बताने वाले हो। ओके, अब चंबल रिवर के बारे में इतना डिस्कशन हो क्यों रहा है? क्योंकि सरकार प्लान कर रही है कि हम चंबल रिवर पे क्रूज शुरू करेंगे। वो बड़े बड़े शिप्स नहीं होते एकदम ऐसे, वो कौन सी मूवी आई थी जोया अख्तर वाली, दिल धड़कने दो, देखा था ना, उसमें वो लोग क्रूज पे जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज घुमाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस घुमाते हैं। ठीक है, तो वैसे टाइप का ही कुछ आप देखोगे, एक बड़ा सा शिप होगा, बहुत ही ऐसे उम्दा फैसिलिटीज होगी, लग्जरी बेसिकली ट्रैवल बोल सकते हो आप। तो ऐसे करके क्रूज चालू किया, सोचा जा रहा है चालू किया जाएगा चंबल रिवर पे। ठीक है, कोटा बैरेज से लेकर जवाहर सागर तक। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज था। हाँ, और एक और चीज जो चंबल के बारे में काफी फेमस है, वो है उसका घड़ियाल सेंचुरी। आई थिंक ओनली रिवर है जहाँ पे, ओनली रिवर क्या, ओनली प्लेस है जहाँ पे आप देखोगे घड़ियाल की प्रॉपर सेंचुरी बनाई गई है। और याद रखना, हमारे यहाँ पे जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट था, ये 1975 में शुरू हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रहा है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। क्योंकि एक टाइम पे, अच्छा इसके पहले आपने क्रोकोडाइल देखे होंगे। ठीक है, अब क्रोकोडाइल आपको पता है कि अलग अलग तरीके से दिखते हैं, है ना। अब एक तो होते हैं घड़ियाल, जिनके आगे आप देखोगे ऐसा मटका जैसा बना हुआ होता है। मैं बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर थोड़ा सा कॉपरेट करें। ठीक है, ऐसे करके आप देखोगे, ऐसे इनके आगे ऐसे स्नाउट सा बना होता है, मटका सा होता है। अब एक होते हैं जो पूरे ऐसे स्ट्रेट होते हैं, फिर मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है अरे बाप रे अभी फंसे, है ना। तो एक होते हैं आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, एक होते हैं आपके मगर, ठीक है, और मगर स्पीशीज, और एक होते हैं आपके घड़ियाल। ये तीनों अलग अलग स्पीशीज है, और तीनों का जो आईयूसीएन स्टेटस है ना, वो भी डिफरेंट है, ये याद रखना। हमारे यहाँ पे जो घड़ियाल्स हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन काफी कम थी, ऑल्दो अब हमने ज्यादा कर दी है पॉपुलेशन कंजर्व करके, इनकी ब्रीडिंग करके। ठीक है, तो वो सबसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन भी कम कर रहे हैं हम रिवर्स वगैरह का, तो बढ़ तो रही है। इसमें यहाँ पे याद रखना कतर्निया घाट सेंचुरी। ठीक है, कतर्निया घाट सेंचुरी का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी आप देखोगे आपको काफी घड़ियाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, जैसे आपके जो बीचेस वगैरह नहीं होते हैं उड़ीसा के आसपास, जो भीतरकनिका वगैरह का एरिया है, फिर आपका देखोगे अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया हो जाएगा। तो बेसिकली समुद्र से लगता हुआ जो एरिया होता है, क्योंकि समुद्र में खारा पानी होगा, तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आपको वहां मिलेंगे। इनफैक्ट आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो सुंदरबन वाले एरिया में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मगर और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। ओके, तो आप देखोगे इसमें से एक वल्नरेबल होगा और एक आई थिंक आपका लीस्ट कंसर्न स्पीशीज है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कि भाई तीनों का अलग अलग स्टेटस है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है बेसिकली पाली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। अच्छा, इसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में, याद रखना एज अ स्टेट, ठीक है, हम सबसे नंबर 1 स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। हमारा एरिया काफी बड़ा है, ऑलमोस्ट 10% इंडिया का एरिया जो है वो राजस्थान अलोन लेता है। एक्चुअली हमसे पहले एमपी और यूपी जो थे वो काफी बड़े हुआ करते थे, लेकिन फिर एमपी में से छत्तीसगढ़ और यूपी में से उत्तराखंड निकल गया, तो उसके बाद आप देखोगे राजस्थान नंबर 1 स्टेट बन गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया। इसके बाद सेकंड चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है राजस्थान का पॉपुलेशन। ओके, तो राजस्थान का पॉपुलेशन जो है, आई थिंक सो, अगर देखो इसको ना ऐसे याद रखा करो, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, लगभग बता रही हूँ 7 बिलियन के आसपास। ठीक है, इसमें इंडिया चाइना अकेले ले लो तो भाई 30% पॉपुलेशन तो इनका ही हो जाएगा। चाइना का लगभग 1.4 बिलियन के आसपास है, इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन के आसपास है। ज्यादा दूर नहीं है, ऐसा कहते हैं कि 2027 तक इंडिया जो है वो चाइना को पछाड़ देगा पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.3 बिलियन, इसमें से राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, 7 मिलियन। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड नहीं है, हम काफी कम पॉपुलेटेड है, और हमारी जो डेंसिटी है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ एरियाज हैं, कुछ सिटीज हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, जैसे जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, कोटा हो गया, अजमेर, अलवर। तो इन कुछ सिटीज की आप देखोगे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वहीं जैसलमेर चले जाओ, क्योंकि हार्श कंडीशंस हैं, क्योंकि आप देखोगे रहने और रिसोर्सेज की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे आप देखोगे पॉपुलेशन कम है। ठीक है, इसके बाद आता है राजस्थान का कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो जीडीपी है, देखो वर्ल्ड का जीडीपी जो है ना, लगभग लगभग बता रही हूँ, वो है $100 ट्रिलियन।
ठीक है, ऐसे याद रखना, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट याद होना चाहिए। कोई आपसे ये नहीं पूछ रहा कि 99.99 है, वो कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो उसमें से आप देखोगे सबसे हाईएस्ट जीडीपी, अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की बात करूं, पीपीपी वाली नहीं, नॉमिनल जीडीपी की अगर मैं बात करती हूँ, तो हाईएस्ट जीडीपी किसकी हो जाएगी? आपकी यूएस की, $21 ट्रिलियन। फिर आता है आपका चाइना, $13 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है। और ऐसे करते करते अगर आप लोगे तो इंडिया जो है अभी बीच में 5th पे भी हो गया था, लेकिन अभी हम 6th नंबर पे आते हैं। अराउंड हमारी जो जीडीपी है वो $3 ट्रिलियन की है, ठीक है। तभी तो आप सुनते होगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या कहते हैं, हमें 2025 तक, है ना, कोशिश करनी है कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके। टारगेट क्या है? $5 ट्रिलियन बनना। अभी कितने हैं? $3 ट्रिलियन, ठीक है। और कौन से नंबर पे आते हैं विश्व में? 6th नंबर पे, ठीक है। अब जैसे हमारी पूरी कंट्री की जीडीपी होती है, वैसे ही आप देखोगे हमारी, अब इंडिया में कितनी स्टेट्स है अभी? याद रखना, 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है, ठीक है। ये थोड़ा सा बदलाव हो चुका है क्योंकि 2 नई यूटीज आ गई है आपकी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली, और जो आपकी दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव थी उनको मर्ज कर दिया है, तो वो अभी एक यूटी बन गई है, ठीक है। तो एक यूटी वो हो गई, 2 यूटीज आपकी जम्मू कश्मीर लद्दाख वाली हो गई, फिर लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी, 8 यूटीज, ठीक है। ऐसे याद रखना है इसको, नहीं तो याद नहीं रहेंगी चीजें, भूल जाओगे फटाफट एग्जाम में, और इतनी जल्दी आपको आंसर्स मार्क करने होते हैं, गलत आंसर मत मार्क करके आना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो 28 स्टेट्स और 8 यूटीज, ओके। तो अब 28 के 28 स्टेट्स का आप देखोगे जीडीपी निकलता ही निकलता है कि भाई कितनी स्टेट का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितनी आ रही है, ठीक है। तो उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो राजस्थान, अभी लेटेस्ट तो फिगर मुझे नहीं पता है क्योंकि अभी लेटेस्ट रिलीज भी नहीं हुआ है, लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने फिगर चेक किया था उसके हिसाब से आप देखोगे हम लोग 8th या 7th नंबर पे थे। ये लगभग यही आसपास का नंबर रहता है हमारा, 7th या 8th रैंक पे आता है। तो जनरली क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि हम 8th या 7th है, क्वेश्चन ये आएगा कि हम टॉप 3 में है या टॉप 5 में, तो आंसर है नहीं, ठीक है। हम नीचे आते हैं, यूपी, कर्नाटका, आपका यूपी, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है। ये कुछ ऐसी स्टेट्स है जो महाराष्ट्र, ये हमसे काफी ऊपर है। तो 5 स्टेट्स तो मैंने आपको बता दी, तो 5 में तो हम आते ही नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम नीचे ही आते हैं, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जीएसडीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, उसके मामले में हम क्या कह रहे हैं, 7th या 8th नंबर पे आते हैं, ओके। तो ये ऐसे ही याद करना है, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़े थोड़े फिगर्स अपने को याद करने हैं, ओके। अब जब हमने मोटा मोटी ये सारे फिगर्स जान लिए, तो अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ, क्योंकि हमारा एग्जाम तो राजस्थान वाला ही है, लेकिन जरूर थोड़े कि सिर्फ राजस्थान के बारे में पूछेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हमें हर चीज का होना चाहिए, ओके। तो राजस्थान के बारे में अगर मैं बोलूं तो राजस्थान में याद रखना 33 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ओके। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी थी, सबसे लास्ट में बनने वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, ये मुझे आप बताने वाले हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 33 डिस्ट्रिक्ट्स है। वैसे अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिवली बोलूं तो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप देखोगे हमारे यहाँ पे 7 डिविजन एग्जिस्ट करते हैं। अब आप बोलोगे मैम 7 डिविजन कौन से एग्जिस्ट करते हैं? 7 डिविजन कौन से हैं अपने यहाँ पे? सबसे बड़ा जो अपना संभाग है वो है अपना जोधपुर वाला, ठीक है। फिर एक है अपना, एक तो जोधपुर वाला हो गया, एक जयपुर हो गया, एक आपका देखोगे आपका अजमेर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक कौन सा हो जाएगा आपका, भरतपुर वाला डिवीजन हो जाएगा, एक उदयपुर वाला हो जाएगा, एक कोटा वाला हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, बीकानेर वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट है। तो अपने यहाँ 7 डिविजन हो गए। ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है, इसका मतलब हाईएस्ट लेवल पे डिविजन आएंगे, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी, उसके अंदर सब डिविजन आएंगे, और फिर आप देखोगे नीचे तहसील आ जाएंगी। ये ऐसे चलता है एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डिवीजन लेवल का ऑफिसर होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके कलेक्टर्स होते हैं, फिर आपके सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, और फिर आपके तहसीलदार होते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे 7 डिविजन है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स है, समवेयर अराउंड 230 से ज्यादा अपने सब डिविजन है, और फिर तहसील तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है। तो ये मोटा मोटी था। अब इसी 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से आप देखोगे अपनी एक डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, अपनी एक डिस्ट्रिक्ट है पाली, ओके। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है अपनी? पाली। एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पाली में एक्चुअली आप देखोगे कि हमारा जयपुर करके एक जगह है, वहां पे हमारे स्टैचू ऑफ पीस अनवेल किया गया है। क्या अनवेल किया गया है? स्टैचू ऑफ पीस। अब कंफ्यूज मत होना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू हैं। एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो आप देखोगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू बन गया है, करेक्ट है ना। आपको पता होगा कि ये अपने नर्मदा रिवर पे जो है गुजरात में बनाया गया है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, ठीक है। अब वैसे ही आप देखोगे ये जैन सेंट है, ये अपने आचार्य विजय वल्लभ महाराज जी, तो उनकी आप देखोगे स्टैचू जो है वो पाली के जयपुर में आप देखोगे अनवील किया गया है, और ये उनकी 151st बर्थडे पे किया गया था। 150th नहीं, 151st। ये आप देखोगे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि 125वीं सालगिरह थी, ऐसा कुछ था। आपको पता है कि जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सब कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टैचू ऑफ पीस अनवील किया गया है, इतना ही पता होना चाहिए। और ये वल्लभ महाराज जी के बारे में इतना पता होना चाहिए कि इन्होंने पीस के लिए
काफ़ी ज़्यादा काम किया था, लोगों में आप देखोगे सोशल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा किया था। बस इतना भी अगर याद रखोगे तो काफ़ी है, ठीक है? और जैन सेंट थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो है अपना आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स के बारे में। देखो याद रखना इंडिया जो है काफ़ी चीज़ों के लिए फ़ेमस है वैसे तो, लेकिन आयुर्वेदा में अगर आप देखोगे तो हम काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। आयुर्वेदा जो है इसको एक्चुअली हम अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, ठीक है? देखो एक तो होता है आपका एलोपैथी, जो हम लोग ये खाते रहते हैं ना मेडिसिन पैरासिटामॉल, क्रोसिन और ये सब, ये अपना एलोपैथिक है। एलोपैथिक मतलब क्या होता है जो मेडिसिन हम खा रहे हैं। एक होता है आपका अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसके अंदर आपका होम्योपैथी, नेचुरोपैथी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके अंदर ही आपका आयुष सिस्टम आता है। अब आयुष सिस्टम में बहुत सारे और सिस्टम्स हैं, ठीक है? जैसे ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर आयुष, ठीक है? वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी, इसमें सोवा रिगपा भी आता है और प्लस एक नेचुरोपैथी भी आती है, ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये सारे सिस्टम्स आपके अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। अब अल्टरनेट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये भी आप देखोगे डिजीज वगैरह को क्योर करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स अलग है। जैसे आयुर्वेदा में आपको पता ही है कि हम लोग जो ये अपने मेडिसिनल हर्ब्स होते हैं वो सब यूज करते हैं। अब आपने चरक और सुश्रुत का नाम सुना होगा, ठीक है? एक को फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं और एक को फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, है ना? सुश्रुत को हम लोग क्या बोलते थे? फादर ऑफ सर्जरी, राइट? 106 उन्होंने बताया था कुछ बोन्स वगैरह होती है बॉडी में, और सॉरी 300 से ज्यादा बोन्स होती है बॉडी में। उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे थे। वो पहले बंदे थे जिन्होंने हमें प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में बताया था, ठीक है? तो ये अपना याद रखना, चरक और सुश्रुत जो थे वो एंशिएंट जो अपनी हिस्ट्री होती है उसके अंदर अपना, आपको पता होगा कनिष्क, ठीक है? जो अपने कनिष्क रूलर हुआ करते थे, ठीक है? उसके टाइम पे आप देखोगे ये एग्जिस्ट करते थे, ठीक है? तो कुशान जो एम्पायर था उसके आप देखोगे उस टाइम पे ये एग्जिस्ट करते थे अपने चरक और सुश्रुत, ओके? तो ये हो गया। और चरक को हम लोग आई थिंक फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं, ओके? वैसे ही आप देखोगे योगा हो जाएगा। योगा आपको पता होगा पतंजलि से आता है, और पतंजलि जो थे वो याद रखना कि पंडित हुआ करते थे किसके कोर्ट में? तो आपने क्या कहते हैं, सुंगास का नाम सुना होगा। पुष्यमित्र सुंगा, अग्निमित्र सुंगा। ये अग्निमित्र सुंगा वही हैं जो पुष्यमित्र सुंगा के बेटे भी हैं, और इनके नाम पे मालविका अग्निमित्रा जो अपनी कालिदास ने जो लिखा था ये इन्हीं के नाम पे लिखा था, ठीक है? तो पुष्यमित्र सुंगा के टाइम पे आप देखोगे कोर्ट में जो पंडित हुआ करते थे वो थे अपने पतंजलि, ठीक है? तो उन्होंने आप देखोगे पतंजलि ने इनफैक्ट महाभाष्य भी लिखा था, और इन्हीं से आप देखोगे योगा भी डिराइव हुआ है। फिर यू यानी उनानी हो जाएगा। उनानी याद रखना, इसका कई लोग बोलते हैं कि ग्रीक ओरिजिन है, कई लोग बोलते हैं इसका ईरानियन ओरिजिन है। बस आप इतना याद रखना कि मेडिवल टाइम्स में इंडिया में आया था, और ये जो था बेसिकली अकबर और मुगल एम्पायर में आप देखोगे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इनफैक्ट आपको पता होगा कि ओके, ये अगर पता नहीं किसी ने स्टोरी सुनी है नहीं सुनी है, पर बाबर और हुमायूं का अगर आपको एक स्टोरी पता हो। एक्चुअली हुमायूं काफी वीक थे और काफी बीमार रहते थे, और बाबर जो थे मतलब उनको हुमायूं से बहुत प्यार था, और बेसिकली वो एक सूफी सेंट के पास जाते हैं। उन्होंने बोला भी था कि आप हुमायूं को ठीक कर दो। तो उस टाइम आप देखोगे सूफी सेंट ने ये बोला था कि हुमायूं तभी ठीक होगा जब किसी मतलब आप अपनी लाइफ दोगे। और ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने अपनी लाइफ, जैसे जैसे बाबर की लाइफ हेल्थ खराब हो रही थी वैसे वैसे हुमायूं की हेल्थ ठीक हो रही थी। अब देखो ये सब स्टोरीज हैं, एक तो माइथोलॉजिकल तो नहीं बोल सकते बट काफी पुरानी है। उस टाइम मैं तो जिंदा थी नहीं, तो जो पढ़ते हैं हम वही आपको बताते हैं, है ना? तो स्टोरीज है, इजी रहता है याद करने में, और तो कुछ नहीं है, बट इंटरेस्टिंग भी होती है, ठीक है? तो उनानी आपको ऐसे याद रखना है। फिर सिद्धा अगर आप देखोगे, सिद्धा तमिलनाडु की साइड से है बेसिकली। आप देखोगे 18 आई थिंक सिद्धि जो अपने सेंट्स होते हैं ये वो हैं, सिद्धर सेंट्स होते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि ऐसे मंत्र होते हैं इनके पास, इनका पूरा प्रॉपर एक सिस्टम होता है, और तमिल लैंग्वेज में इनका पूरा लिटरेचर लिखा हुआ है, और ये उसी से आप देखोगे क्योर करते हैं, ठीक है? फिर होम्योपैथी तो मुझे पता है कि आप सबको पता होगा, और ये जो है अराउंड 18 सेंचुरी के आसपास ये आया था। और याद रखना होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि आप मेडिसिन एक साथ मत दो, कम कम अमाउंट में दो, धीरे धीरे दो, और जिस चीज को आप खत्म करना चाहते हो उसी चीज, मतलब लाइक किल्स अलाइक का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है? जो जैसा डिजीज है उसी को वही चीज किल करेगी, ठीक है? तो ये वाले प्रिंसिपल्स पे आप देखोगे होम्योपैथी बिल्ट है, ओके? और सोवा रिगपा आपको पता होगा, ये जो अपना टिबेटन बेल्ट है, ठीक है? पूरा जो अपना बुद्धिस्ट बेल्ट है, टिबेटो बुद्धिस्ट बेल्ट है, ये अपना जो हिमालयन स्टेट्स है, लद्दाख का, सिक्किम का, यहाँ पे आप देखोगे सोवा रिगपा प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें कुछ चैंटिंग्स भी हैं, कुछ आप देखोगे हर्ब्स वगैरह भी हैं, सब कुछ ऐसे होता है। और नेचुरोपैथी में तो आपको पता होगा जो बेसिकली, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है नेचुरोपैथी का? जैसे मड बात वगैरह लेने जाते हैं ना लोग आजकल, अगर आपने वो सीरीज देखी, क्या नाम है उसका,
सूट्स, सूट्स अगर आपने देखा है तो सूट्स में आपको पता होगा वो जो लॉयर थे लुइस, तो वो आप देखोगे बहुत मड बाथ लेने जाते थे। तो ये मड बाथ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो नेचुरोपैथी से आया है, ठीक है? तो ये मैंने आपको कुछ आइडिया दे दिया है आयुष सिस्टम्स के बारे में। तो आयुष में एक ब्रांच होती है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा ओके, पहले मैं इरेज करती हूँ। तो आयुर्वेदा जो है वो काफी पुरानी ब्रांच है और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांचेस भी है। इसमें काफी सारे डिजीजेस जो है वो क्योर किए जा सकते हैं और इंडिया जो है वो आप देखोगे प्रोपोनेंट है आयुर्वेदा का। तो इसीलिए आप देखोगे हमारे यहाँ पे अब आयुर्वेदा पे काफी फोकस किया जा रहा है। इनफैक्ट आपकी चाहे नेशनल हेल्थ पॉलिसी ले लो, चाहे आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले लो, हर जगह आप देखोगे आयुर्वेदा, योगा, ये सब पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है? अब हमारे यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, जो हम धनतेरस सेलिब्रेट करते हैं ना, दिवाली के जस्ट दिवाली, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली और फिर उसके पहले आता है धनतेरस, करेक्ट है? तो धनतेरस जो ये वर्ड है ना, ये आता है धनवंतरी से, जो बेसिकली आयुर्वेदा के फादर माने जाते थे, ठीक है? तो फादर इन द सेंस मतलब ओरिजिनेटर माने जाते थे, ठीक है? तो ये धनवंतरी जयंती या धनतेरस जिसको हम बोलते हैं, उसी दिन आप देखोगे आयुर्वेदा के जो 2 इंस्टीट्यूट्स हैं वो पूरे नेशन को डेडिकेट किए गए हैं। एक याद रखना जामनगर में है, और जो जामनगर वाला इंस्टीट्यूट जो है ना, वो आपको याद होना चाहिए कि ये वाला जामनगर वाला इंस्टीट्यूट जो है, इसको हमने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है। अब याद रखना कि इंडिया में आई थिंक 100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया और खुद ही को डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट की एक्ट के द्वारा आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिलता है। अब आप सोचो कि आप कितने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हो गए कि पार्लियामेंट के द्वारा आपको ये दर्जा दिया जा रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, फिर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, क्वालिटी भी बेटर होती है, वो सारी चीजें। तो याद रखना 2 इंस्टीट्यूट्स खोले गए हैं, एक है जामनगर में और एक है जयपुर में, ठीक है? जो जामनगर वाला इंस्टीट्यूट है ना, उसको आपने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है। जो जयपुर वाला इंस्टीट्यूट है उसको आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया है, ठीक है? याद रखना डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस कहां से आता है? यूजीसी की एक्ट के द्वारा आता है ये, ठीक है? तो यूजीसी की एक्ट के द्वारा आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाता है। आई थिंक सेक्शन 3 के अंदर ये कहीं कोई सब पार्ट में मेंशन्ड है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वो आप देखोगे इंस्टीट्यूट कहां पे बनाया गया है? जयपुर में, ओके? फिर आप देखोगे हमारे यहाँ जयपुर में एक और चीज हुई है। देखो जयपुर में एक तो आप देखोगे सेंट्रल पार्क में अपना ऑर्गन डोनर पार्क बनाया है, ठीक है? एक आपने वो आयुर्वेदा वाला इंस्टीट्यूट बनाया है। फिर आप देखोगे बहुत सारी चीजें हुई है जयपुर में। अभी अब आगे बढ़ोगे, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी, वो तो हर साल ही ऑर्गेनाइज होता है, 2007-8 के आसपास ये शुरू हुआ था होना, ठीक है? तो अब आप देखोगे यहाँ पे 75 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन भी जयपुर में बनाया जा रहा है। 2 कंपनीज इन्वॉल्व है, इनके नाम आपको याद होना जरूरी नहीं है, बट ये याद रखना कि ये जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है, ये आप देखोगे सरकारी कंपनी तो है, लेकिन कुछ कंपनीज के द्वारा, कुछ सरकारी कंपनीज के द्वारा मिलकर ये कंपनी बनाई गई है, ठीक है? तो ये हमें याद होना चाहिए। फिर आप देखोगे कालीबंगान। अब कालीबंगान वाला जो एरिया है, ये आपको पता होना चाहिए कहां पे आता है, ये कहां पे आता है और कौन सी रिवर पे आता है? ये रिवर घग्गर पे आता है ना कालीगंगान वाला एरिया, ठीक है? ये आप देखोगे आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। और कालीबंगान के बारे में आपके आरएएस 2018 के अंदर मेंस पेपर में आप देखोगे पूछा भी गया था, कालीबंगान पे एक शॉर्ट नोट पूछा गया था, ठीक है? तो कालीबंगान एक बहुत ही फेमस साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो इंडिया में मेंशन्ड है। देखो इंडिया में ना बहुत कम साइट्स, देखो एक्चुअली ये जो इंडियन पूरा सब कॉन्टिनेंट होता है जिसमें पाकिस्तान भी आता है, उसमें पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स आते हैं। लेकिन अगर क्योंकि पार्टीशन हो गया था तो पाकिस्तान अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया, तो इसके बाद आप देखोगे पार्टीशन के बाद बहुत सारी जो बड़ी बड़ी साइट्स जैसे मोहनजोदारो हो गया, चांगदारो हो गया, फिर आपका हड़प्पा हो गया, ये सारी साइट्स आप देखोगे पाकिस्तान में चली गई। इंडिया में जो कुछ साइट्स बची हैं, जैसे राजस्थान में कालीबंगान हो गया, गुजरात में ढोलावीरा हो गया, और ढोलावीरा तो इस बार यूपीएससी में भी पूछा गया था और पूछे जाने की संभावना आरएएस में भी है। क्यों? क्योंकि ढोलावीरा जो है वो आप देखोगे आपका ये बन गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आ गया है, ठीक है? ये अपने इंडिया से पहली आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है, इसलिए आप देखोगे धोलावीरा काफी न्यूज में था, ओके? और धोलावीरा के बारे में 2-3 चीजें बता देती हूँ क्योंकि आप देखोगे यूपीएससी में भी पूछा गया है ये। सबसे पहले तो यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है, एक ऐसा अकेली ऐसी साइट है जहां पे इसको 3 सेक्शंस में बांटा गया है। जनरली आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स होती हैं वो 2 भाग में डिवाइडेड होती है। एक होता है आपका वेस्टर्न पार्ट जो थोड़ा सा ऊपर होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, जिसको हम लोग सिटाडेल बोलते हैं, और एक होता है आपका ईस्टर्न पार्ट जो आपका लोअर टाउन होता है, ठीक है? अब याद रखना धोलावीरा में आपको तीन भागों में आप देखोगे सिटी को डिवाइड किया गया है और ये सेपरेटेड है वाया गेट, तो गेट फेस भी है बड़े बड़े, ठीक है? इसके अलावा आप देखोगे धोलावीरा जो है
वो एक्चुअली आपका ये रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया था वहां पे मिलता है। तो ये अकेली ऐसी साइट होगी जो आप देखोगे कि कोई सिया मतलब कोई रिवर के पास नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अंदर की साइड पे आती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे आपको बीड्स, कॉपर यूटेंसिल्स, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा याद रखना कि यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट मिलेगी। मतलब एक्चुअली आपको पता होगा कि अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी जो स्क्रिप्ट होती है, जो राइटिंग होती है, हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। हमें पता नहीं है कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें। ठीक है, तो इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, इसको बोसोफोरस स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तो याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें धोलावीरा में एक ऐसी साइट है जहां पे हमें बहुत बड़े बड़े लेटर्स मिले हैं। और एक और चीज याद रखना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। मतलब पिक्चर्स से वो लोग अपनी बातें कहते थे। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आपको धोलावीरा के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज में था। अब हम चलते हैं कालीबंगान की तरफ। तो कालीबंगान याद रखना आपका अच्छा ठीक है, एक दो पॉइंट्स और है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो एक है आपका बनवाली, ठीक है, और एक है आपका चान्होदारो। तो चान्होदारो जो पाकिस्तान में आता है, ये याद रखना ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जहां पे सिटाडेल नहीं है। वो जो छोटा सा और ऊपर उठने वाला जो अपना वेस्टर्न पोर्शन होता है वो यहाँ पे नहीं है। बनवाली जो है वो एक ऐसी साइट है, ये याद रखना हरियाणा में आती है बनवाली, और एक ऐसी साइट है जिसमें आप देखोगे जो पैटर्न है सिटी का कंस्ट्रक्शन का वो रेडियल है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? सबसे पहले मोहनजोदारो मानी जाती थी, लेकिन अब आप देखोगे हमारे यहाँ पे हरियाणा में राखी गढ़ी एक साइट है जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई थी, वो आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ फैक्ट्स है जो आप कहीं मिस कर दो तो वो मैंने यहाँ पे बता दिए क्योंकि हम कालीबंगान के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कालीबंगान, तो कालीबंगान जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है, राजस्थान में आता है, रिवर घग्गर पे है ये। और ये याद रखना कि कालीबंगान पहली बार ऐसा हुआ है, जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई साइट एक्सकवेट करते हैं तो हमें एक लिमिट बना के रखते हैं कि भाई सिटी जो होगी इस लिमिट के आसपास होगी तो हम इसके अंदर ही एक्सकवेशन करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है, हमने सिटी के बाहर जो लिमिट्स डिसाइड करते हैं उसके बाहर हमने एक्सकवेशन किया, और हैरान हो जाओगे कि हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 400 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। भाई आपको मड ब्रिक्स मिली हैं, ब्रिक किल्स मिले हैं, आपको कार्नेलियन बीड्स मिली है, जो रेड कलर वाली कार्नेलियन बीड्स होती है जिनके लिए लोथल काफी फेमस था, आपको बैंगल्स, टेराकोटा फिगरीन्स, ठीक है, सील्स, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में याद रखना कि जो ब्रिक्स होती थी उनका जो स्ट्रक्चर होता था वो 4:2:1 होता था, बहुत ही डिफाइंड स्ट्रक्चर था। और हमारे यहाँ पे याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट साइट थी जहां पे आप देखोगे बेक्ड जो अपनी बर्न्ट ब्रिक्स होती है इसका कॉन्सेप्ट था। इनफैक्ट जो अपने पिरामिड्स होते हैं, जो गीजा के पिरामिड्स होते हैं जो इजिप्ट में है, वहां पे भी बेक्ड ब्रिक्स यूज करी गई है वहां, लेकिन सन ड्राइड ब्रिक्स हैं, सन बेक्ड ब्रिक्स हैं। हमारे यहाँ पे आप देखोगे फायर बेक्ड ब्रिक्स या फिर बर्न्ट ब्रिक्स यूज करी गई थी। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ पॉइंटर्स थे जो हमने पढ़ लिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो गड़ेसर लेक है वो अपना जैसलमेर के अंदर आता है। ठीक है, गड़ेसर लेक कहाँ पे आता है? अपना जैसलमेर के अंदर आता है। और एक्चुअली ये जो गड़ेसर लेक है ना, ये एक्चुअली अभी पॉन्ड है, और हाई कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा सा टसल हो गया था, क्योंकि हाई कोर्ट ये बोल रहा था, गवर्नमेंट को पूछ रहा था कि आपने अभी तक इस पॉन्ड को लेक कैसे डिक्लेयर नहीं करा। एक्चुअली आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ पे वेटलैंड्स के अलग रूल्स हैं, हमारे यहाँ पे आप देखोगे लेक्स के अलग रूल्स होते हैं। और क्या होता है कि जब आप इन चीजों को किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर डिक्लेयर कर देते हो तो इनका प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, इनका पोल्यूशन कम हो जाता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे राजस्थान लेक अथॉरिटी एक्ट है, अगर उसके अंदर आपने इसको लेक डिक्लेयर कर दिया तो वही है कि आपको एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, इसको मॉनिटर करना पड़ेगा, इसमें कोई कचरा वचरा ना डाले, ये सब देखना पड़ेगा। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसलमेर के अंदर आपका गड़ेसर लेक आता है। ओके, फिर हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंस रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन देखो हमारे यहाँ पे दो रेंजेस हैं। एक तो है आपकी बीकानेर की महाजन, जिसको हम लोग फायरिंग रेंज भी बोलते हैं, और एक है आपका जैसलमेर में पोखरान। देखो पोखरान के बारे में कोई भूल नहीं सकता क्योंकि इस पे तो मूवी भी आई थी पोखरान वाली। ठीक है ना, जॉन अब्राहम वाली, याद है मूवी आई थी जिसमें आपने जो अपने सेकंड न्यूक्लियर हमने टेस्ट किया था इंडिया ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम पे। जब आप देखोगे एपीजे अब्दुल कलाम भी इस टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड थे। और इसके बाद याद रखना कि इंडिया ने मोराटोरियम लगा दिया, एक सेल्फ डिक्लेरेशन हमने किया था कि हम अब कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो पोखरान रेंज है ये तो मुझे पता है कि कोई नहीं भूल सकता। तो जैसलमेर में आप देखोगे ये पोखरान रेंज आती है, और ये पोखरान जो है वो काफी
आप ऐसे बोल सकते हो। काफी न्यूज में रहता है एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो अपन नई मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं ना, उसकी टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। ठीक है, अब इसी में एक मिसाइल है आपकी आकाश मिसाइल। मैं आकाश मिसाइल के बारे में आपको बताऊं, इसके पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है, वो है इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखना, ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था 1980s के आसपास शुरू हुआ था, और 2008 में इसका कंप्लीशन भी अनाउंस कर दिया गया था। ठीक है, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की गाइडेंस में शुरू किया गया था। इसमें आइडिया ये था कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनना है मिसाइल डेवलपमेंट में, और इसलिए हमें खुद की मिसाइल्स बनानी है। इसके अंदर जो 5 मिसाइल्स इंडिया ने तय किया था कि वो बनाएगी, वो थी एक थी आपकी त्रिशूल, ठीक है, एक थी आपकी आकाश, एक थी आपकी नाग, फिर पृथ्वी और अग्नि। ठीक है, ये 5 मिसाइल्स हैं जो इंडिया ने बनाई थी। त्रिशूल और आकाश जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, मतलब हम लोग लैंड से इनको एयर में दागते हैं। ठीक है, पृथ्वी और अग्नि ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है, लैंड से लैंड में जाती है। ठीक है, दोनों भी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इसका मतलब है कि ग्रेविटी को यूज करते हुए ये बेसिकली निशाना साधेंगी। और एक है आपकी नाग मिसाइल, जो है आपकी एंटी टैंक मिसाइल। जो बड़े बड़े वो टैंक्स नहीं होते, अर्जुन टैंक टाइप के, जो आप देखोगे कि बैटलफील्ड में यूज होते हैं, जो रिपब्लिक डे की परेड में भी निकाले जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए, दुश्मन के टैंक को खत्म करने के लिए ये नाग मिसाइल बनाई गई थी। ठीक है, ये 5 मिसाइल्स इसके अंदर आती हैं। तो इसमें आप देख रहे होगे कि आकाश मिसाइल का भी नाम है। अब याद रखना, इंडिया में त्रिशूल मिसाइल्स नहीं है, क्योंकि हमने उसका अपडेटेड वर्जन आकाश ला लिया है, तो त्रिशूल अब नहीं है। ठीक है, अब आकाश का भी एक अपडेटेड वर्जन आया है, जिसको हम बोलते हैं आकाश एनजी मिसाइल। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। ठीक है, अब ये आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, याद रखना, बस आपकी आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, आकाश मिसाइल्स का जो ये देखो, यहाँ पे मैं एक वो बना देती हूँ टेबल सा, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये आकाश मिसाइल है, और ये आपकी उसकी अपडेटेड वर्जन आकाश एनजी मिसाइल है। दोनों भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब सरफेस से एयर में दागी जाती है। आकाश मिसाइल की जो स्पीड थी 1.5 के मैक के आसपास थी, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 0.5 टाइम ज्यादा। देखो, मैक जो होता है ना, उसका मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। 1 मैक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड। अगर आपकी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ लाइट पे तो इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीएससी में। ठीक है, देखो, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो लगभग अराउंड 380 के आसपास होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड अलग है, साउंड बोलने की आवाज। लाइट की स्पीड अलग होती है, क्योंकि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अगर आपकी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है, तो आपका 1.5, 2 मैक, 3 मैक ऐसे बोलते हो। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होती है सुपरसोनिक और एक होती है हाइपरसोनिक। अगर आपकी स्पीड 1 से 5 मैक के बीच में जनरली, तो हम बोलते हैं कि वो सुपरसोनिक है। अगर 5 मैक से ज्यादा है, तो हम बोलते हैं वो हाइपरसोनिक है। ठीक है, तो आकाश मिसाइल जो है वो सुपरसोनिक की रेंज में आ जाएगी। पहले वाले की स्पीड जो थी 1.5 के आसपास थी, इस बार हमने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया, तो 2.5 तक भी स्पीड जा सकती है। पहले वाला जो आकाश मिसाइल था, उसका जो रेंज था कि कितनी दूर तक के ऑब्जेक्ट्स को टारगेट किया जा सकता है, वो था 30 किलोमीटर। अब आकाश जो एनजी मिसाइल आई है, इसका जो रेंज है लगभग अराउंड 40 किलोमीटर है, मतलब थोड़ा सा हमने रेंज बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सब है। अब आकाश एनजी में आपने कुछ फायर कंट्रोल सिस्टम्स, बेटर रेडार और ये सब भी कर दिया, बट मोटा मोटी हमें यही पता होना चाहिए। ओके, अब वैसे तो बताने को बहुत कुछ है। आपने नगीना, हेलिना, ठीक है, ये सारे संत, ये सब मिसाइल्स के नाम सुनोगे, कुछ नहीं है, ये नाग के ही वर्जन है, डिफरेंट डिफरेंट। वैसे आपने पृथ्वी, शौर्य और पृथ्वी के ही अलग अलग मिसाइल्स भी हैं। कुछ हम देखोगे आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके अलग अलग वेरिएशन है, उनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। अग्नि में भी आप देखोगे 5 वर्जन है, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। अभी रिसेंटली हमने अग्नि 2 का एक अपग्रेडेड वर्जन निकाला है, जिसको हम बोलते हैं अग्नि प्राइम। तो ये सब आप देखोगे काफी ज्यादा न्यूज में था, लेकिन वही है, फिर हम राजस्थान को छोड़ के डिफेंस में चले जाएंगे। तो अगर किसी को चाहिए कि हम पर्सनली कोई वीडियो बनाएं सिर्फ स्पेसिफिक मिसाइल्स को लेके, सरफेस टू एयर टू एयर और ये सब, तो आप जरूर बताइए, हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आपने इतना मोटा मोटा भी जाना है, तो ये काफी आप देखोगे जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो क्या है आपका डेजर्ट फेस्टिवल मारू। ओके, अभी डेजर्ट फेस्टिवल देखो, आपको पता है ना, हमारा जो ये जैसलमेर वाला जो एरिया है, जहाँ पे सैंड ड्यून्स वगैरह देखने को मिलते हैं आपको, तो वो वाला जो एरिया है, इसको हम लोग मारू एरिया बोलते हैं, है ना। और जैसलमेर में आपको भी पता होगा कि काफी ज्यादा टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको कैमल राइड्स और सैंड ड्यून्स और शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, बर्चान सीफ, ये सब देखने को मिल जाएगा, करेक्ट है। और वहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीम्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट वहां पे देखने को मिलता है। वहां पे आप देखोगे दिन में 45 डिग्री टेम्परेचर और रात को 0 डिग्री भी जा सकता है। ठीक है,
तो ये तो कुछ चीजें हो गई जैसलमेर के बारे में। और ये जो फेस्टिवल है बेसिकली हम शुरू कर रहे हैं ताकि हम मारवाड़ में टूरिज्म जो है वो प्रमोट मारो एरियाज में टूरिज्म हम प्रमोट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं होते मुस्टैच वाले फेस्टिवल्स होते हैं, आपने देखा होगा कई लोगों की मुझे ऐसे बड़ी 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 राउंड होती रहती है। फिर आपका एक टर्बन टाइम फेस्टिवल जो होता है ना, ऐसे अपन वो क्या बोलते हैं पगड़ी वगड़ी बनाते हैं। ओके, बहुत सारी कल्चरल परफॉर्मेंसेज आपने देखा होगा, कालबेलिया डांसर्स वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे फेस्टिवल बेसिकली फेस्टिवल का काम यही होता है टूरिज्म प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, वहां की इकोनॉमी चलेगी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, रोजगार मिलेगा, तो आप देखोगे थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा पॉपुलर भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे पुष्कर और जैसलमेर, ठीक है, उनको सोलर सिटी के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा। अब आप बोलोगे सोलर सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली सोलर सिटीज जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन करी है, वो सिटीज हैं जहां पे 10% जो एनर्जी होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से आएगी। जरूरी नहीं है सोलर से आए, बस 10% जो एनर्जी जो आपकी सिटी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो आप देखोगे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से आएगी। ओके, तो ये तो एक चीज हो गई। लेकिन जो राजस्थान डिसाइड कर रहा है वो ये है कि हम लोग पुष्कर, ये जो अजमेर के पास पुष्कर नहीं है, द ओनली ब्रह्मा टेम्पल इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो पुष्कर जहां से आप देखोगे आपका रिवर लूनी की जो शुरुआत होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ से उसकी 2 हेड स्ट्रीम्स निकलती है जो आगे जाके लूनी रिवर बनती है, करेक्ट है। तो ये जो पुष्कर है आप देखोगे कि, और जैसलमेर सिटी है, ये दोनों को सोलर सिटी बनाया जाएगा। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डिसाइड करी है वो ये है कि हम लोग सिर्फ 10% क्यों, 100 की 100% जो एनर्जी होगी हम रूरल रिन्यूएबल सोर्सेज से लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप देखोगे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, तो ये एक्चुअली एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड रिसोर्सेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गंगा रिजुविनेशन, ये दोनों मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके एक नई मिनिस्ट्री बना दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, इसी के अंदर आप देखोगे स्वच्छ भारत मिशन और सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, और ये मिनिस्ट्री बहुत सारी और मिनिस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके स्वच्छता के लिए और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाती है। ठीक है, तो इसी में एक प्रोग्राम है आपका स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, ठीक है, मिलके चलाती है। इसके अंदर क्या होता है, आप कुछ प्लेसेस डिसाइड करते हो जिनको आप स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस का दर्जा देते हो। इसका मतलब क्या है कि वो प्लेसेस साफ सुथरी रहेंगी, वहां पे प्रॉपर डस्टबिन वगैरह रहेंगे, वहां पे कोई गंदगी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारी प्लेसेस ऑलरेडी आ चुकी है। इसमें अभी फेज 4 चलाया जा रहा है, जिसके अंदर राजस्थान की 3 प्लेसेस जो है वो सेलेक्ट करी गई है। एक तो है जैसलमेर वाला फोर्ट जो आपका येलो सैंड वाला फोर्ट है, एक है आपका कुंभलगढ़ का फोर्ट जो महाराणा प्रताप से रिलेटेड रखता है, और एक है आपका रामदेवरा जैसलमेर में। ठीक है, ये तीनों प्लेसेस अभी स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के उसमें आ गई है, फेज 4 में। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने बताया था आपको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो ये याद रखना 10 दिन का फेस्टिवल होता है, 2007 या 8 के आसपास शुरू किया गया था। ठीक है, और हर साल होता है, ये एनुअल फेस्टिवल होता है, फरवरी के अराउंड किया जाता है। अब क्योंकि कोरोना चल रहा था 2021 में, आपको पता होगा कि सेकेंड वेव आ रही थी, तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि ये इवेंट जो था पूरा ऑनलाइन किया गया था। ओके, फिर आप देखोगे अच्छा, राजस्थान में ना 2 सैनिक स्कूल्स है हमारे यहाँ पे, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में। ठीक है, अब आप देखोगे हमारे यहाँ पे अलवर में भी बोला जा रहा है एक नया सैनिक स्कूल लाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, सैनिक स्कूल्स याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल्स, और ये ऑल ओवर इंडिया आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था सैनिक स्कूल्स का, और अभी वापस से इस साल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट आया था उसके अंदर उन्होंने बोला है कि हम लोग 100 नए सैनिक स्कूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो उसी के अंदर आप देख सकते हो कि एक सैनिक स्कूल अलवर में भी लाया जाएगा। ओके, फिर आप देखोगे कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। इंडिया आप देखोगे हर साल कोई ना कोई दूसरी कंट्री के साथ मिलके कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करता है। अब वो नेवी की भी हो सकती है, वो एयरफोर्स की भी हो सकती है, वो आर्मी की भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए कि हम कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाए सारी एक्सरसाइजेस पे, तो जरूर बताइएगा। लेकिन अभी जो कुछ एक्सरसाइजेस न्यूज में थी तो वो आप थोड़ी सी लिख लो। देखो, एक तो इंडिया यूएस की एक्सरसाइज होती है युद्ध अभ्यास, वो काफी ज्यादा न्यूज में थी। हमारे यहाँ पे रेड फ्लैग भी आप देखोगे यूएस के साथ ही होती है। फिर आप देखोगे अब एक एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट, और एक एक्सरसाइज है डेजर्ट ईगल। ठीक है, डेजर्ट ईगल होती है यूएई के साथ, और डेजर्ट नाइट जो होती है वो होती है फ्रांस के साथ। देखो, आपसे ना पेपर में बहुत कम चांसेस हैं कि ये पूछा जाए कि नेवी के साथ हो रही है या एयरफोर्स के साथ हो रही है या आर्मी के साथ हो रही है, बट चांसेस इस चीज के ज्यादा हैं कि किस कंट्री के साथ हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज हो रही है, ये पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि डेजर्ट नाइट किसके साथ हो रही है, डेजर्ट ईगल किस कंट्री के साथ हो रही है। वैसे ही एक मालाबार एक्सरसाइज होती है, ये एक्चुअली
एक्चुअली इंडिया, यूएस और जापान की एक्सरसाइज है, लेकिन पहली बार इसमें आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर, ठीक है। वैसे एक इंदिरा एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और रशिया के बीच में होती है। वैसे ही आप देखोगे कि हमारे यहाँ वो था एक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट करके एक्सरसाइज होती है, वो आप देखोगे मंगोलिया के साथ की जाती है, ठीक है। तो अब ऐसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, आप जरूर बताइए अगर आपको कोई और एक्सरसाइज के बारे में जानना है, ठीक है। फिर आप देखोगे आपका आता है ये वाला न्यूज, जो बेसिकली राजस्थान की पुलिस एकेडमी है जो जयपुर में लोकेटेड है, आपको पता होगा ट्रेनिंग वगैरह यहीं पे होती है। तो इसको बेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी का अवार्ड दिया गया है 2019-20 के कार्यकाल के दौरान, ठीक है। इसको पहले भी आप देखोगे कि बेस्ट एकेडमी का अवार्ड मिला था, एक बार पहले नॉन गजेटेड ऑफिसर्स के लिए, दूसरी बार गजेटेड ऑफिसर्स के लिए। तो ये काफी प्राउड बात है, अच्छा है अगर आप आरएएस में सेलेक्ट होगे, और अगर आपको आरपीएस मिलता है तो आप इसी पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग भी लोगे, ठीक है। फिर आप देखोगे आता है रेयर डिजीजेस एंड जेके लॉन हॉस्पिटल के बारे में। देखो यहाँ पे जेके लॉन हॉस्पिटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका रेयर डिजीज है। इसके पहले याद रखना कि जेके लॉन हॉस्पिटल जो है वो जयपुर में आता है, सरकारी अस्पताल है, ठीक है। अब रेयर डिजीजेस क्या होते हैं, याद रखना, रेयर डिजीजेस को हम लोग ऑर्फन डिजीजेस भी बोलते हैं। बेसिकली ये वो डिजीजेस होते हैं जो दुनिया में बहुत कम पॉपुलेशन में है। देख लो आप, सिर्फ हार्डली 3 से 6% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, मतलब अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन है तो इसका अगर आप 6% भी पकड़ लो तो भी आप देखो कितने कम लोगों को, मतलब एब्सोल्यूट नंबर में जाओगे तो ज्यादा दिखेगा, लेकिन वैसे अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो बहुत कम लोगों को ये डिजीज होते हैं। और इसीलिए आप देखोगे बहुत सारी जो कंपनीज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो इंटरेस्टेड होती ही नहीं है इनके मेडिसिन निकालने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है एक तो खरीदने वाले लोग बहुत कम है, और दूसरी चीज क्या है कि मेजोरिटी जो रेयर डिजीज होते हैं, अराउंड 80% जो रेयर डिजीजेस हैं वो जेनेटिक होते हैं। तो इनको क्योर करना एक जनरेशन में तो इम्पॉसिबल है। फिर आपको इसमें आप देखोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग और वो सारी टेक्नोलॉजीज लगेंगी। इसलिए आप देखोगे अगर रेयर डिजीजेस का अगर क्योर एग्जिस्ट भी करता है, तो अगर आपने वो केबीसी का रिसेंट अभी एक एपिसोड आया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन आए थे उसके अंदर, आई थिंक या तो उसमें जेनीलिया और वो आए थे रितेश देशमुख, या फिर उसमें जैकी श्रॉफ और वो थे जैकी श्रॉफ और आपके सुनील शेट्टी। इन दोनों में से कोई एक एपिसोड में आप देखोगे उन्होंने रेयर डिजीजेस के बारे में बात भी करी थी। एक्चुअली होता क्या है कि अगर इनकी मेडिसिन एग्जिस्ट करती है, मैंने आपको ये क्यों बताया, तो एक एक इंजेक्शन का जो कॉस्ट होता है 15-15 लाख रुपए एक इंजेक्शन का। और आप ऐसा होता है कई बार तो कुछ डिजीजेस में आपको महीने में एक इंजेक्शन चाहिए, तो आप सोचो कि साल में आपका करोड़ों रुपए सिर्फ इंजेक्शन लेने में चला गया, उसके अलावा दवाइयां, उसका ट्रीटमेंट, वो सब अलग है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मेडिसिन कंपनीज जो होती हैं, जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होती है इस डिजीजेस को क्योर करने के लिए। अगर हम WHO की डेफिनेशन देंगे रेयर डिजीजेस के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि ये वो डिजीजेस हैं, मतलब जो 1 आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशन में से, मतलब अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से एक ही किसी को मिलेगा ये डिजीज। तो ऑब्वियसली आप देखो कि प्रॉफिट पर्सपेक्टिव से ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए काम करने योग्य डिजीजेस नहीं है। लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से जाएं, मॉरल पर्सपेक्टिव से जाएं, एथिकल कॉन्डक्ट से जाएं, तो ऑब्वियसली हर डिजीज का क्योर तो होना चाहिए, ठीक है। तो अब रेयर डिजीजेस के बारे में हमें ये पता लग गया, इनको ऑर्फन डिजीजेस, रेयर डिजीजेस, जनरली आप देखोगे मोस्टली जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक हो, ठीक है। बहुत सारे, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आपके ब्लड डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे आपका थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, जो आपके जीन्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारे आप देखोगे रेयर डिजीजेस होते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द डिजीजेस याद रखना, ये ऐसे नहीं है कि आप बड़े हो जाओगे तब आपको आइडेंटिफाई होंगे, ये आप देखोगे जब आप बहुत छोटे होते हो, बचपन में होते हो, चाइल्डहुड में होते हो ना, तभी आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द डिजीजेस। और इसलिए आप देखोगे कि ऐसे बच्चे ज्यादातर जी नहीं पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दुख की बात है ये, क्योंकि क्योर मिलता नहीं है, क्योर एग्जिस्ट करता नहीं है। अगर होता है तो पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती कि उनको क्योर करवा पाए, ओके। तो ये एक चीज है। अब इसका जेके लॉन हॉस्पिटल से क्या लेना देना है, पहली बार आप देखोगे, आई थिंक इंडिया में तो पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि एक एटलस बनाया है जेके लॉन हॉस्पिटल में, जिसमें उन्होंने 75 जो रेयर डिजीजेस होते हैं, ठीक है, जिसपे आप देखोगे यहाँ के डॉक्टर्स ने कभी काम किया होगा, जिनको डायग्नोस किया होगा, तो वो उन सारे डिजीजेस का एक सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो आप डायरेक्टरी सॉर्ट ऑफ चीज बनाई गई, जिसमें इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिखा होगा। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेयर डिजीज के बारे में जैसा मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता, वैसे इनके बारे में जानकारी भी अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग ये वाला वीडियो यहीं खत्म करेंगे, और हम लोग एक सेकंड पार्ट जरूर लेके आएंगे, जिसमें हम लोग और थोड़ा सा जो न्यूज में थे प्लेसेस और कुछ जगह आप बोल सकते हो, तो वो वहां पे डिस्कस की जाएंगी। तो जरूर ट्यून इन रहिए। देखो ये चीजें ना आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही पढ़ाई जा रही है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो एक बार आप प्लीज नजर जरूर घुमा लीजिएगा, आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।